नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जनता पर उस नारे का गजब असर भी देखने को मिला था और चुनावों के बाद इंदिरा गांधी और मजबूती के साथ केंद्र की सत्ता में बनी रहीं। तब से लेकर अब तक हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या फिर विधानसभा के, गरीबी हटाने के लिए हर पार्टी अपनी झोली में लुभावने चुनावी वादों को साथ लेकर जनता के सामने आती है। वोटर करें भी तो क्या करें, वो नेताओं और सियासी दलों के इन वादों के झांसे में आकर रहते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में भी सियासी पार्टियों की ओर से वादों की कमी नहीं। यहाँ तो केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की अखिलेश सरकार ने अपनी अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने की स्पर्धा छेड़ दी, लेकिन राज्य में सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों के माली हालत का सच ये है कि वो नेताओं की खाट सभा में खाट लूटने को मजबूर। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में गरीबों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ऐसे में मोदी सरकार हो या फिर अखिलेश सरकार, दोनों के दावे अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं। अगले 1 घंटे में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीतिक दल गरीबों को लेकर वाकई संवेदनशील हैं, क्या उन्हें सचमुच गरीबों का ख्याल है, या फिर चुनाव नजदीक देखकर वो जनता के हमदर्द होने का अभिनय शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियां अभी खुद को जनता की सबसे बड़ी हितैषी बताने में लगी। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की अखिलेश सरकार अपनी अपनी योजनाओं को लेकर दोनों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का आलम यह है कि राहुल गांधी की सभा में लोग खाट लूटने को मजबूर। कांग्रेस भी ये नहीं बता पा रही कि वो अपने शासनकाल में इन्हें खाट क्यों नहीं दे पाई थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसान यात्रा में जुटे हैं। अपनी इस यात्रा में वो खाट सभाएं भी कर रहे हैं, लेकिन खाट सभाओं के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां खाटों की लूट को मिलने लगी। दरअसल खाट लूट के ये नजारे यूपी के किसानों और गरीबों की माली हालात बयां करते हैं। ये तस्वीरें बता जाती हैं कि 21वीं सदी में भारतीय समाज के आखिरी पायदान पर बैठे लोग किस कदर मजबूर हैं। इसलिए खाट सभाओं में भी वो इस उम्मीद से ज्यादा पहुंच रहे हैं कि चलो एक खाट तो मिल जाएगी। कांग्रेस यूपी की जनता को आज ये बताने में लगी है कि 27 साल यूपी बेहाल, लेकिन पिछले 27 सालों से पहले सत्ता में तो हमेशा लगभग कांग्रेस ही रही। तब क्या किया था उसने दलितों, वंचितों के लिए। यूपी में आज खाट को लेकर भगदड़ है तो कभी साड़ी को लेकर भगदड़ का नजारा आया था। 12 साल पहले बीजेपी नेता लालजी टंडन के जन्मदिन पर लखनऊ में आयोजित साड़ी बांटने के कार्यक्रम में ऐसी भगदड़ मची जिसमें 21 महिलाओं की मौत हो गई थी। आज विधानसभा का चुनावी मौसम है तो तब लोकसभा चुनावों का समय था। वाकया ये साबित कर गया था कि कैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं एक एक साड़ी की मोहताज हैं। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। प्रदेश की अखिलेश सरकार लैपटॉप बांटे जाने के साथ ही समाजवादी पेंशन जैसी योजनाओं के ढिंढोरे पीटने में लगी है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार स्वच्छता अभियान से लेकर जनधन और मुफ्त रसोई गैस योजनाओं के प्रचार में जुटी है। लेकिन सवाल है, जहां खाने के लाले पड़े हैं वहां ये योजनाएं क्या वाकई कारगर हैं? जहां लोगों के पास रहने को घर ही नहीं है, वहां शौचालय बनवाने से क्या समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि देश के गरीबों में सबसे ज्यादा गरीब ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं। ऐसे में मोदी सरकार हो या फिर अखिलेश सरकार हो, दोनों के दावे अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं। आज हम इस चर्चा के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये राजनीतिक दल हैं या सरकारें वो गरीबों को लेकर संवेदनशील हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के खास मेहमानों से कराते हैं। मैं साथ नोएडा स्टूडियो से राजश्री राय जी हैं, आप एडिटर इन चीफ हैं APN न्यूज़ के। बहुत स्वागत है राजश्री जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लखनऊ से 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं
यूपी बीजेपी के डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही सुरेंद्र राजपूत जी हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत राशि जी मैं आपसे करना चाहूँगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे, लेकिन तस्वीरें तब थोड़ी साफ नजर आती है कि जब चुनावी बेला करीब होती है, तब सभी को हमदर्दी सूझती है कि गरीबों का हम किस तरह से भला कर सकते हैं। अपने अपने वादों की झड़ी लगाई जाती है, लेकिन क्या वाकई में राजनीतिक दल या फिर जो सत्तासीन पार्टियां हैं वो गंभीर होती हैं, संवेदनशील होती हैं गरीबों के प्रति? अक्षय, अगर इन तमाम आपकी रिपोर्ट्स को हमने देखी है और वो तस्वीरें साफ करती हैं कि जब 1948 में ये नारा दिया गया था कि ये आज देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, और अब जब अच्छे दिन आएंगे का वादा किया गया, कहीं कोई तस्वीर नहीं बदली। आज भी स्थिति वही है। प्रेमचंद का होरी आज भी जिंदा है दाना मांझी के रूप में। और तमाम अभी हमारे पास भी रिपोर्ट्स आती हैं, जिसमें अभी हाल में एक रिपोर्ट आई सीतापुर से, जिसमें पूरा परिवार भूख के कारण मर गया। वहाँ पर जब चाय पर चर्चा होती है, खाट पर सभा होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक महज मजाक सा लगता है। और ख़ासकर गरीबी हटाओ जब 1971 में नारा दिया इंदिरा जी ने, और वो नारा एकदम से जादुई नारा साबित हुआ था और थम्पिंग मेजॉरिटी उनको मिली और इतना जनादेश उनको मिला। और उसके बाद आप जितने भी नारे देखेंगे, चाहे वो संपूर्ण क्रांति का नारा हो या फिर नेता वो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है वीपी सिंह जिस तरह से आए वो नारा हो, या फिर अब की बारी अटल बिहारी लेकर और वहाँ से लेकर इंडिया शाइनिंग का अच्छे दिन आएंगे का नारा, सभी के केंद्र में वही गरीब, वही आम आदमी है। लेकिन एक अजीब सी विडंबना है कि नारों के केंद्र में जरूर ये आम आदमी है, लेकिन कहीं भी योजनाओं के सतह पर, योजनाओं के तह में वो आम आदमी, वो अंतिम व्यक्ति गायब हो गया है। और ये जाहिर सी बात है कि एक बेहद ही अफसोसनाक कहा जाए, शर्मनाक कहा जाए, क्योंकि आज़ादी के 67 साल होने के बाद भी जब खाट लूटी जाएगी, जब साड़ी को लूटने के लिए 21 औरतों की मौत हो जाए, अब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है अक्षय, और इससे ज़्यादा दुखद भी क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, वाकई बेहद दुखद है। और जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम बातें ज़रूर की जाती हैं, बड़े बड़े दावे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है? जब आप ज़मीन पर उतरते हैं तब आपको सच्चाई नज़र आती है कि सरकार के दावों में और जो असल हकीकत है उसमें अंतर कितना है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, केंद्र की मोदी सरकार को तकरीबन 2.5 साल का वक्त होने को आया। चुनाव में आने के पहले आप लोगों ने तमाम बड़े बड़े वादे किए कि अगर हम सत्ता में काबिज होते हैं तो हम तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल कर रख देंगे। कितनी तस्वीर बदली और कितनी तकदीर बदली? सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया आपकी। अक्षय जी, पहली बात तो 2014 का चुनाव जिस निर्णायक मुद्दे पर हुआ था वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था जी। क्योंकि देश की प्रगति में गरीबों के साथ न्याय मिलने में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीत के आई थी। हमने वादे किए थे, लेकिन एक स्वच्छ सरकार का पहला वादा हमारा था साफ सुथरी सरकार का। तो साफ सुथरी सरकार के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 2.5 साल के लगभग गवर्नमेंट में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी तक अखबारों में या सामाजिक जीवन में नहीं मिला। सर, व्यापम को लेकर सवाल अब भी खड़े किए जाते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब आपके साथ हैं, वो अभी 4 सवाल खड़े करेंगे। बात तो सुनिए, राजस्थान भूल जाते हैं क्या आप लोग? केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। व्यापम घोटाले में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जांच बिठाई थी। आप ये जान लीजिएगा, व्यापम घोटाले की जांच मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बिठाई थी। पहले पूरी बात कर लें। बिल्कुल मनोज जी कह रहा हूँ केंद्र सरकार का जो मुद्दा है, आप केंद्र की बात कर रहे हैं या मध्य प्रदेश की सरकार की बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा। सर, वो बीजेपी की सरकार नहीं है क्या मध्य प्रदेश में? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, राजस्थान में नहीं है, तो क्या इस बात से जवाबदेही से बच सकते हैं कि केंद्र में अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आप अच्छे जी ये बताइए व्यापम घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन पर कितने आरोप आए अभी तक? मनोज जी, इस विषय को मनोज जी बस एक हम्बल इसमें सबमिशन में ये करना चाहूंगी, इस विषय को विषयांतर न करते हुए। आपने ये कहा कि 2014 में मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, लेकिन एक जो उसका मुख्य नारा था अच्छे दिन आएंगे,
इसका अगर आप इसका विस्तार देखें, इसका अगर आप मतलब समझें, तो अच्छे दिन किसके लिए आने वाले थे? उस आम आदमी के लिए, उस अंतिम आदमी के लिए जिसके पास कुछ नहीं है। और उसके बाद मोदी जी ने जितने भी भाषण दिए, जितनी भी योजनाएं उन्होंने दी, वो सभी योजनाएं उस गरीब आदमी को ध्यान में रख कर दी। आप ये मानेंगे मनोज जी? इससे सहमत हैं आप? हाँ जी बिल्कुल जी। अब उसके बाद जो प्रश्न उठता है कि वो तमाम जनधन योजनाएं देख लीजिए, सभी योजनाओं को देख लीजिए, शौचालय की बात उन्होंने की, सभी योजनाएं सही हैं, लेकिन उस व्यक्ति का क्या हो मनोज जी, जिसके पास रहने को घर नहीं है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो कहां बैंक में अकाउंट खुलवाएगा, वो कहां शौचालय बनवाएगा? क्यों नहीं? क्या आपको वाकई लगता है, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि वाकई लगता है कि आप खुद उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्वांचल न जाने कितनी बार गए होंगे, आपने देखा होगा कि लोग क्या खाते हैं और किस तरह से रहते हैं, कितने लोग जमीनों पर सोते हैं, वाकई आपको लगता है कि सारी योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं? ये अपने आप में सवाल है मनोज जी, और ये राजनीति से अलग है। जी राजश्री जी, आपने जो विषय उठाया है, आपका विषय बहुत माकूल है और बड़ा विषय है जी। लेकिन आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश के शासन देश में किस पार्टी ने रखा? कांग्रेस का शासन 50 वर्षों से अधिक इस देश में रहा है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी तो कांग्रेस की बनती थी। हमसे आप 2-2.5 साल में जवाब मांग रहे हैं कि हमने गरीबी दूर नहीं करी, हमारे यहाँ मौतें हो रही भूखों से। लेकिन आपको ये कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहिए कि 50 साल से इस देश में शासन किया, गरीबी की रूट कोई 2 साल में दूर हो जाएगी? ये नहीं संभव है। लेकिन गरीबोन्मुखी योजनाएं, विकासोन्मुखी योजनाएं चलाई जा सकती हैं। आप जनधन खाते की बात करिए, अभी जब तक बैंक गांव में नहीं पहुंचेगा, आम आदमी का विकास कैसे होगा? अब जनधन खातों में 23-24 करोड़ खाते खुल गए हैं, तो आम आदमी को मौका मिला। दूसरा, रसोई गैस, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि मेरी माँ की आंखें खराब हो जाती थी, जनधन रसोई गैस पहुंचाई, 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, 1 करोड़ से ऊपर के लोगों को पहुंचाई जा चुकी है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जैसे बिजली सरप्लस है। तो विकास जब एज ए होल होता है, तब हर आदमी को लाभ होता है, वो चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय आदमी हो, चाहे वो रईस आदमी हो। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, यहाँ पर सरकार की योजनाओं पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। वर्ग का आदमी डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, यहाँ पर सरकार की योजनाओं पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि उन योजनाओं का कितना फायदा लोगों तक पहुंचा है, जो अंतिम छोर तक पहुंचा एक व्यक्ति है, उस तक वो फायदा कितना पहुंचा। हम इस बात का जवाब मांग रहे हैं। अगर गंगा स्वच्छ होती है तो सभी ये चाहते हैं। नहीं, अच्छा जी, गंगा स्वच्छ है, गंगोत्री स्वच्छ है। आप पता कर लीजिए। अब मैंने कहा ना, केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, एक भी भ्रष्टाचार का मामला आपने देखा नहीं होगा, एक भी मामला जब से सरकार में आई है। पहली चीज। दूसरी चीज, 23 करोड़ जनधन खाते खुले तो किसी सामान्य आदमी नहीं खोले होंगे। 23 करोड़ यहाँ का उच्च वर्ग नहीं है, 23 करोड़ मध्य वर्ग मुश्किल से होगा। तो 30 करोड़ यहाँ तो यही सवाल है। मध्य वर्ग के खाते थे पहले से बैंक में, ये निश्चित तौर पर गरीब वर्ग। सर, रकम कितनी उन खातों में? सबसे जरूरी तो ये है ना कि अगर खाते खुल गए, अच्छी बात है, आप लोगों ने खाते खुलवा दिए, करोड़ रुपया उन खातों में रकम कितनी पहुंची है? रोजगार कितने आप लोगों ने दे दिए? रोजगार का वादा था भाई, नहीं मिल रहा था। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे उचित जवाब नहीं मिल पा रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो वादे किए थे, वादे तस्वीर को भी बदलने के थे और तकदीर को भी बदलने के थे। ना तकदीर बदली है, ना तस्वीर बदली है। अच्छी बात है, आपने खाते अगर खुलवा दिए हैं, उन खातों में कितनी रकम पहुंची है? सब्सिडी की बात आप करते हैं, एक तरफ लोगों से अपील करते हैं कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए। क्यों इस तरह की योजना नहीं लाई जाती कि अगर लाभ मिले तो हर तबके को मिले? देखिए अक्षय, पहले तो राजश्री जी को नमस्कार करूं, बहुत दिनों बाद मिली हैं आज। एक व्यापक विषय आपने उठाया है और बहुत व्यापक राजनीति से इतर उठ करके उठाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि आज की डेट में तो कहीं कोई गायत्री का विषय उठा रहा है, कोई शिवपाल जी का उठा रहा है, कोई अखिलेश का उठा रहा है, और हम लोगों को रोज एक मुर्गों की तरीके से लड़ाया जा रहा है राजनीतिक दलों को कि कहीं ना कहीं आप ऐसा करिए वैसा करिए। तो आपको साधुवाद इस विषय को उठाने के लिए कि आपने कम से कम आम जन की, गरीब की, मजदूर की, बेबस की, किसान की आपने बात की, आपको साधुवाद इस बात का। और राजनीति से इतर की, एक बड़ा पुराना सा शेर है कि सब कुछ है मेरे देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादे लपेट लो तन पे जो लंगोटी नहीं तो क्या। तो 2014 में तो हम लोगों ने वादे लपेटे हैं तन पे, उसके सही होने का इंतजार है हमें। हम आज की इस व्यापक विषय को मैं छोटा नहीं करना चाहता,
यहां पर जो कमियां हमारी हैं हम उस कमियों को भी याद करना चाहते हैं और मानना चाहते हैं, और जो कमियां हमारे विरोधी दलों की हैं उसको भी हम बताने की प्रयास करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है राजश्री जी, जो आपने इंट्रोडक्टरी आपने अपनी बात कही, मैं आपकी बात से अधिकांशतः सहमत हूं, आज भी गरीब हैं, लेकिन आपको कुछ आंकड़ों पर, कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा कि देश का पहला बजट और देश की पहली जनसंख्या जब हम लोग आजाद हुए थे तो लगभग 36 करोड़ थी और पहला बजट 1760 करोड़ का था। आज जनसंख्या हमारी 125 करोड़ है और 19 लाख करोड़ का बजट है, और इसी ड्यूरेशन में हमने भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के अपने स्वदेशी तमाम चीजों का, चाहे आप हैवी इलेक्ट्रिकल्स या भारत सरकार के उपक्रम, भारत सरकार के नवरत्न, चाहे BHEL ले लीजिए, चाहे ONGC ले लीजिए, और उसके बाद चाहे परमाणु विखंडित पूर्ण देश होना ले लीजिए, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होना ले लीजिए, चाहे गरीबी हटाओ का नारा ले लीजिए, चाहे आप कहीं ना कहीं पहली हरित क्रांति की बात ले लीजिए, और उसी ड्यूरेशन में चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण ले लीजिए, उसके बाद आप डिजिटल इंडिया जो आज की डेट में माननीय मोदी जी कह रहे हैं उसको आप राजीव गांधी के जमाने से शुरू किया था राजीव जी ने, उसके बाद आप कहीं ना कहीं सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायती राज के माध्यम से ले लीजिए, और उसके बाद आप जो बच्चों की जो क्या नाम मतदाता की सूची जो है वो 21 साल से 18 साल की उम्र तक ले लीजिए, और आज की डेट में कंप्यूटर की क्रांति से जिस प्रकार से देश ने विकास किया 1990 तक, 1947 से लेकर के 1990 तक जितने अरबपति हमारे देश में नहीं हुए, 1990 से लेकर 2000 के बीच में हुए, ये सारे काम हम लोगों ने किए। और उसके साथ साथ हमारे पर कैपिटल इनकम भी कितनी बढ़ी है 1950 से लेकर के आज तक, वो भी अपने आप में सारा का सारा, और इसमें सारी सरकारों का योगदान है, जिसमें कांग्रेस समेत अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो, जनता पार्टी की हो, VP सिंह जी की सरकार हो, या देवगौड़ा जी की हो, या गुजराल साहब की हो, सारी सरकारों के अपने अपने योगदान है। हम इस बात को भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं नकारेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे मन के लोग नहीं हैं, क्योंकि सरकार और विकास एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कमियां रह गई। हम मानते हैं आज की डेट में उन्हीं कमियों, आखिर क्या वजह है सुरेंद्र राजपूत जी कि वो कमियां आज तक दूर नहीं हुई? ये अच्छी बात है, आपने ये अच्छी बात कही है कि कमियां स्वीकारनी चाहिए, लेकिन हमारा इस बहस को लेकर आने का मकसद ये था कि आप लोगों ने कमियां तो ये स्वीकारी कि हाँ कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर किस तरह से किया जाए, हमारा मेन मकसद यही है। राष्ट्रीय जी, जैसा भी सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा कि अक्षय, हमने भी काम किया और जो बीच में सरकारें रही उन्होंने भी काम किया है, और कमियां भी समझते हैं कि हाँ कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए क्या आपको लगता है कि स्टेप उठाए जाते हैं उस गंभीरता के साथ, या सिर्फ उन्हें यूं छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल, इसका जवाब मैं दूंगी अक्षय, लेकिन इसके पहले सुरेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं 1 मिनट का समय ले रहा था कि कमियां रही हैं राजश्री जी, हम इसको स्वीकार करते हैं। चूंकि देश की जनसंख्या 125 करोड़ से ऊपर है, 36 करोड़ के देश को 125 करोड़ के देश में बदलने में जो सबसे बड़ी चीज जो हमारा एक मूल विषय था वो था कि अनाज के ऊपर हमारी विदेशों पर निर्भरता थी। आज की डेट में हम अनाज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तरक्की नहीं हुई है, ऐसा नहीं कि गरीबी नहीं हटी है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो बड़ी जनसंख्या का एक वो है और समग्र विकास की जो अवधारणा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रही हैं जो समग्र विकास की अवधारणा में, जिसमें सबसे बड़ा एक आयोजन और प्रायोजन है वो शहरी विकास का है। शहर जो है वो लगभग 9% की दर से तरक्की कर रहे हैं, और गांव आज की डेट में अभी भी 1 से 1.5% की दर से तरक्की कर रहे हैं। जब तक गांव 9% की दर से तरक्की नहीं करेगा ना राजश्री जी, तब तक हमारी योजनाओं का सारा खाका आम जन तक, गरीब जन तक, आखिरी जन तक नहीं पहुंचेगा। जैसे हम लोगों ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी, अब उस आरक्षण की व्यवस्था में क्या हुआ कि जो दलित वर्ग का आईएएस एक बार आईएएस बन गया, उसका बेटा जो है वो भी आईएएस बन रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो आरक्षण का लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जो गांव में कंटू है। यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है कि इन सब व्यवस्थाओं के लाभ जो अभिजात्य वर्ग है वो अपने आप में ले रहा है और वो छोड़ने को तैयार नहीं। यहां पर जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, यूपीए सरकार की योजना थी जिनका इन्होंने नाम जनधन रख दिया, 23 करोड़ खाते खुले, ये कहते हैं कि साहब हमने तो कोई घोटाला नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन सुरेंद्र जी आप पूछिए कि हर
जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ सुरेंद्र जी। जो अक्षय का एक सवाल था कि क्या वाकई ये योजनाएं उस आम आदमी को ध्यान में, उस अंतिम आदमी को, अब आम आदमी ये जुमला जो है वो कुछ ज्यादा ही राजनीतिक हो गया है, इसलिए गांधी जी की भाषा हम लोग को अपनानी चाहिए। अंतिम आदमी की हम बात कर रहे हैं कि अंतिम आदमी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, सोचा जा रहा है या नहीं। अक्षय, इस अगर सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसके सामाजिक कारण ज्यादा हैं और योजनाएं अच्छी बनी है, खासकर चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट ने बनाई हो या फिर आज एनडीए गवर्नमेंट की योजना हो, यानी मोदी जी की सरकार की योजना। जब भी योजना बनाई जाती है कहा यही जाता है कि वो आम आदमी और अंतिम आदमी, देश के गरीब को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, चाहे वो मनरेगा आय हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हो। सभी की अगर आप संरचना देखें, सभी का उद्देश्य देखें तो उसमें यही है कि वो गरीब आदमी के उत्थान के लिए काम किया जाएगा। लेकिन गरीब कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, अगर आप रंगराजन रिपोर्ट की बात करें तो वहां ये है कि जो 972 रुपए महीने या 1000 रुपए महीने लगभग कमा रहा है शहर में, तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। 972 रुपए अगर वो गांव में कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन ये जो आंकड़े 972,000, ये आंकड़े हैं कुछ सर्वे के आधार पे, कुछ रिसर्च के शोध के आधार पे। वाकई अगर आप गरीबी देखें, और मैं खुद गांव से हूं अक्षय, और आपने न जाने रिपोर्टिंग के दौरान कितनी बार आप गांव में गए होंगे, आपने उन तस्वीरों को जरूर देखा होगा जहां बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं होंगे, महिलाओं के शरीर पर कपड़े नहीं होंगे, घर में खाने को अन्न नहीं होगा, पीने को पानी नहीं होगा, और वही सड़ा गला पानी वो पी रहे होंगे। चूल्हा आज भी उनके लिए लकड़ी से जलता है, उनके लिए गैस की कल्पना अभी भी नहीं है। हमें इस गरीबी को समझना जरूरी है, और जब हम इस गरीबी को समझेंगे और तब कोई योजना यदि हम बनाएंगे, यानी कि अभी ये जो भी योजनाएं बन रही हैं ये क्लासिफाइड करना, इसका वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है कि किस वर्ग के लिए आप बना रहे हैं। उस जो गरीबी रेखा से नीचे है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरे ख्याल से ये तमाम जो नेता बैठे हैं वो सभी गांव-गांव जाते होंगे और सबके सामने ये तस्वीर जरूर आई होगी जहां पर ऐसे भूखे नंगे लोग जो निराला की कविता के भिक्षुक हैं वो आज भी जिंदा हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें इस योजना के लाभ तक लेने का कोई उनके पास माध्यम नहीं है। उनको ध्यान में रखकर एक योजना लानी पड़ेगी जहां पर कोई वायदा नहीं चलेगा, कोई आंकड़ा नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री जी ये गिना दें कि इतने बैंक अकाउंट खोल दिए या इतने सब्सिडी दे दिया गया। वहां पर उसको साफ साफ ये कहकर कि ये अंतिम आदमी के लिए योजना है जहां पर मैं वहां तक ये पहुंचाऊंगा, और वो योजना टैब देकर नहीं किया जा सकता। नहीं राहुल गांधी की तरह 500 करोड़ प्रशांत किशोर को देकर और एक मजमा जैसा एक तरह से इवेंट करके पहुंचा जा सकता है। वो खाट कर रहे हैं। राहुल जी को शायद ये नहीं पता है कि गांव तो ऐसे हैं जहां खाट बैठने तक के लिए नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके लिए जमीन ही घर है और आसमान ही उनकी छत है। ऐसे में क्या खाट सभा करेंगे और क्या ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे? और यही बात हमारे देश के केंद्र सरकार को, हमारे राज्य सरकारों को भी समझना बहुत जरूरी है। न केवल उत्तर प्रदेश की बात मैं कह रही हूँ अक्षय, ये शर्मिंदगी है हम सबों के लिए। पत्रकार होकर भी हम ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं और जाकर इलेक्शंस को ऐसे वादों को कवर करते हैं कि छत्तीसगढ़ में चावल बाबा चावल बेचकर या चावल देकर मैं कहूँ वो वहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अम्मा की थाली जो है वो हिट हो जाती है। एक थाली पर और 2 किलो चावल पर 2 रुपए में चावल बेच के एनटी रामाराव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आप बताइए 500 रुपए देकर, 2 किलो चावल देकर, एक थाली देकर जब देश के या राज्यों में मंत्री बनेंगे या कहूं मैं राजा बनेंगे, वो क्या राजहित का ख्याल करेंगे, वो क्या राजधर्म का पालन करेंगे? बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है। जैसा कि आपने चाउर बाबा का जिक्र भी किया कि उसको लेकर भी सवाल उठे, जबकि एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना थी और ये कहा गया कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ये स्थिति तमाम योजनाओं की है और तमाम राज्यों की है, सिर्फ उत्तर प्रदेश भर की नहीं है। लेकिन बड़ी हैरानी तब होती है जब ये कहा जाता है कि उसके बावजूद हमने सभी वादे पूरे कर दिए, जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए वो वादे पूरे कर चुके हैं और जो अब हम काम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा में है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर वही नजर आती है। रोली तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप समाजवादी पार्टी की नेता हैं। रोली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा जहां की ज्यादातर आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है,
गांव क्षेत्रों को लेकर क्या कुछ आपकी सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई, कितना फायदा लोगों तक पहुंचा? सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे कि कितना फायदा लोगों तक पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो सदैव से ही कहीं, जो मैडम कह रही थी कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के लिए है। हमारी जो सरकार है, या हमारी जब भी सरकार बनती है, या समाजवाद जो उत्पन्न हुआ है वो इसी बात से उत्पन्न हुआ है कि चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति हो, हम उसको राहत नहीं, वो देने के लिए परिभाषा रोली जी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादियों की नजर में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की परिभाषा क्या है? कौन वो लोग हैं जो अंतिम छोर में जिसको सरकार मानती है? हमने अपने वादे, माननीय मुख्यमंत्री ने जो तमाम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में जो तमाम वादे किए, वो तमाम वादे हमने 3.5 साल में और 4 साल में पूरे कर लिए। तमाम और नई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी रोज लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। समाजवादी पेंशन योजना आप अपने सामने देखते हैं, कितने बड़े स्तर पर हम इसका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को दे रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनको दे रहे हैं, परिवार की जिनको की बहुत आवश्यक है। हालांकि ये अमाउंट छोटा है, लेकिन आने वाले जब हमारी सरकार आएगी तो उसमें हम उसको भी बढ़ाएंगे। इसके बाद आपको पता है किसान बीमा योजना हमने दी। अब इस बार किसान की बीमा और सर्जन किसान की जो योजना है वो हम दे रहे हैं। लैपटॉप वितरण आपको पता ही है बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। वो पिता, वो माता जो अपने बच्चों को आज की तारीख में लैपटॉप नहीं दे सकते या हाईटेक से लेस नहीं करा सकते। रोली जी, सीतापुर में मैं आपको बताऊं, ये हमने अभी ये रिपोर्ट भी दिखाऊंगी आपको, और अभी रिपोर्ट चली है और काफी चर्चित है। सीतापुर में एक पूरा परिवार भूख के मारे मर गया। वो लैपटॉप और टैब का क्या करेगा रोली जी? उस लैपटॉप और टैब की जो आपकी योजना है वो कहाँ तक मौजूद है? और आपके पूरे बुंदेलखंड में किसान मर रहे हैं, पूर्वांचल में भूख के मारे लोग अभी भी मर रहे हैं, रहने को घर नहीं है। ऐसे में ये तमाम योजना आपको लगती नहीं है कि एक मजाक भर है? या अगर मजाक न भी हो तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो समझ नहीं पा रही है जो जनता को चाहिए, उसकी नब्ज को नहीं समझ पा रही, एक हवा में खेला जा रहा है। ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, मैं आपकी इस बात से बेहद सहमत हूँ। जो आप और हम और अभी आदरणीय जो भी पैनलिस्ट थे वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि आप बहुत अच्छा मुद्दा लेकर के आए एक लंबे समय के बाद। मैं खुद इस डिबेट में शामिल होने की मैंने सहमति इसलिए दी क्योंकि ये एक कहीं मुद्दा उन सारी परंपरागत और जो हम लोग आपस में राजनीति यहाँ पर बैठ करके एक दूसरे पर छीछा लेदर करते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, और कहीं चिंतन का विषय है। यहाँ पर कहीं हम लोग स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं सभी पार्टी के नेता, और इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर विश्लेषण भी कर सकते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कई जगहों पर ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर आज भूख है या लोग पीड़ित हैं, यहाँ पर जल की समस्याएं हैं, और ये पूरा केंद्र के लिए, पूरे राज्य के लिए और सभी नेताओं के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंतन का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से काम किया। बुंदेलखंड की आप बात करते हैं। ठीक है रोली जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं ऐसी योजनाएं न पहले कभी बनाई गई, और जितना फायदा इस बार की सरकार ने पहुंचाया आम जनता तक उतना इससे पहले कभी नहीं पहुंचा। यह आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी यही दलील दी जाती है। हम आम जनता की प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे, साथ ही हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेंगे। एक कॉलर कुशीनगर से हमारे साथ बबलू तिवारी जी जुड़ गए हैं। बबलू तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। क्या सवाल करना चाहते हैं आप? ये कह रहे जो राजनीतिक दल के लोग हैं जी, वो अपना वादा जो खिलाफी करते हैं उनका सारा दोष हमारे देश के मतदाताओं का है। हेलो जी, इसमें सारा दोष हमारे देश के मतदाताओं का है, और क्योंकि हम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के हम वोट देते हैं। वो जब चुनाव आता है तो हम जाति धर्म मजहब देखते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे जात का ये जो चोर है, बदमाश है, अपराधी है, उसको हम वोट देते हैं। उस समय हम मतदाता जो है पाउच पैसा साड़ी के दम पे अपना वोट गलत लोगों को दे देते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो राजनीतिक दल के लोग हैं हमारे वोटों का गलत उपयोग करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो हम सारे मतदाताओं से कहना चाहते हैं कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति में ईमानदार व्यक्ति हो, स्वच्छ ईमानदार व्यक्ति हो, उसकी छवि ईमानदार की हो, उसको हम वोट देवें।
चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बबलू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने काफ़ी अहम सवाल उठाया है, इस पर मैं राशि जी की प्रतिक्रिया ज़रूर चाहूँगा। राशि जी, जैसा बबलू तिवारी जी ने कहा कि मतदाताओं को भी अब सोचना चाहिए, लेकिन मतदाता क्या करे, सवाल तो वही दिखता है, उसके पास ऑप्शन क्या दिखता है? क्योंकि एक पार्टी वादा करती है, अगर उससे नकार कर दूसरी पार्टी पर भरोसा होता है तो आगे चलकर उसे भी वही रुख अख्तियार किया जाता है। बिल्कुल। तो इन स्थिति में मतदाता क्या करे? बिल्कुल अक्षय, जो हमारे एक दर्शक ने जो फ़ोन करके बताया कि कैसे जो मतदाता है वो कैसे वोट करता है, और सुरेंद्र जी हैं और उनका जो बोलने का अंदाज़ है वो काफ़ी शायराना है। कुछ ऐसे ही अंदाज में मैं उनको एक बात बताना चाहूँगी कि वो राम की खिचड़ी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। दरअसल जिस अंतिम आदमी की हम लोग जिस अंतिम आदमी की बात हम लोग कर रहे हैं, मनोज जी और सुरेंद्र जी और ओली जी, ये वही आदमी है जिसका कोई मजहब नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो आपकी सभाओं में आता है इस उम्मीद के साथ आता है कि कुछ उसकी तस्वीर बदलेगी, और उसको वादे कुछ मिल जाते हैं और तमाम योजनाएं भी मिल जाती हैं, योजनाओं के आंकड़े भी मिल जाते हैं, पर होता कुछ नहीं है। इस पूरे बहस को करने के पीछे एपीएन की एक कोशिश यही है, जो मुझे लग रहा है अक्षय ने शायद यही सोचा होगा इस विषय को लेने के पीछे, कि इस तमाम जो नकार खाने में तूतियां बज रही हैं और तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, सभाएं हो रही हैं, लूट मच रही है, उस बीच जब इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस जो मूलभूत जो विषय है उसको हम ना भूलें। और यही सोचकर अगर हम बात करें अक्षय आपके सवाल की, तो मुझे लगता है कि लगभग 32.8% जो जनता, जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जो गरीबी रेखा के नीचे है, उसको लेकर अब उसको संबोधित करने की ज़रूरत है, खासकर प्रदेश सरकार की तरफ से, और वही संबोधन केंद्र सरकार की तरफ से भी आना चाहिए, क्योंकि लगभग 29% जनता जो है अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। जो योजनाएं बन रही हैं वो सभी योजनाएं, अब देखें, अगर आप पूरी लिस्ट देखें, लगभग 52 योजनाएं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की चल रही हैं, और वो सभी योजनाएं कहीं ना कहीं वहां हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम से कम साक्षर हैं या फिर साक्षर होने के कतार में हैं। उनके पास वो नहीं है, जो जिनके लिए साक्षरता संभव ही नहीं है, उनके लिए नहीं है, जो अभी भी जिंदा हैं पर वो जिंदा रहने की भी एक मशक्कत कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। जरूरी है कि अब 52 से जो 53वीं योजना अगर आए या 54वीं योजना आए, तो वो हाँ उस अंतिम आदमी को संबोधित किया जाए, उसके लिए कुछ प्रधानमंत्री मन की बात कहें और ये कहें कि अब मैं उनके लिए सोच रहा हूं जिनके पास घर नहीं है, उनको मैं घर दूंगा और इस तरह से दूंगा, और आंकड़े न गिनवाया जाए। मेरे ख्याल से मनोज जी इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे कि क्या कुछ ऐसी योजनाएं भी अब आने वाली हैं, या ये कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कम से कम इस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि दुनिया की 8% गरीब आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। मनोज जी, तो क्या आप लोग इस पर ख्याल रखेंगे? अक्षय ज्यादा अच्छे तरीके से इस सवाल को पूछेंगे। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, इस पर हम रिएक्शन ले लेंगे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से। एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपने जो वाजिब सवाल उठाया कि क्या इस तरह की योजनाएं आएंगी, जैसा कि 53वीं योजना के जिक्र आपने किया है, या 54वीं योजना हो, क्या इस तरह की योजना होगी जो हम बात कर रहे हैं कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक उस योजना का लाभ मिलेगा? इस पर हम रिएक्शन लेंगे कि क्या मन की बात प्रधानमंत्री करेंगे या फिर दिल की बात अगर अखिलेश यादव चाहें वो भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर भरोसा जाहिर किया था, और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती भी है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कम से कम स्थिति स्पष्ट करें कि उन तक उन योजनाओं का कितना फायदा पहुंचेगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी।